जिस तरह से आज हमारी पत्रकारिता को होना चाहिए वो संकल्प आपको दिखाई देता नहीं, है? वो संकल्प से हम काफी हद तक दूर हो चुके हैं, क्योंकि नैरेटिव और चल रहा है, या तो ये अच्छा है या तो वो अच्छा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने पत्रकारिता जब शुरू की तो कहाँ से शुरू की? मैं इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ा, वही किरीट भाई भट्ट के हाथ के नीचे। हाँ, तो मेरे में वो एक निर्भयता आ गई। उस टाइम पे एक संत ने मुझे पूछा क्या बनना चाहोगे, मैंने कहा जज बनना चाहूंगा। जी। जब मैं पत्रकार बना तो मुझे वो अनुभूति हुई कि मैं कहने के जज तो नहीं बना, लेकिन जज की भूमिका में आ गया। पत्रकारिता पहले मिशन थी, एक आंदोलन थी। आजादी के बाद 10-15 साल तक मिशन रहा। बाद में मिशन वाली बात खत्म होने लगी। 2002 का वाकया हुआ गोधरा वाला। वामपंथियों का जो एक बड़ा एक ग्रुप था वो क्या मानता था कि गोधरा भूल जाए, गोधरा के बाद का याद रखे। उसमें मेरी भूमिका बड़ी प्रमुख भूमिका थी। मैंने कोई नरेंद्र भाई को सपोर्ट नहीं किया है, मैंने देश को सपोर्ट किया। जब 240 सीट हो गई एनडीए की, अर्नब गोस्वामी ने पूछा मुझे कि आप क्या मानते हो, सरकार द्वारा ईडी और सीबीआई का आवश्यकता से ज्यादा उपयोग मात्र विरोध पक्ष के सामने। नमस्कार। नमस्ते। वीर भारत न्यास की श्रृंखला में उपस्थित आज हमारे विशेष वक्ता के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं श्री उदय माहुरकर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। इस मौके पर आप आए हैं जब हिंदी पत्रकारिता की 200 वर्षों की यात्रा को एक उत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। और 200 वर्षों की यात्रा को अगर पैमाने पर नाप कर देखते हैं तो सबसे पहले प्रस्थान बिंदु हमें याद आता है 1826 का, जब बंग भूमि कोलकाता से उद्घोष हुआ था उदंत मार्तंड का। और तब यकीन करना बहुत मुश्किल था कि जुगल किशोर शुक्ला एक अखबार के रूप में इस देश को क्या विरासत सौंपने जा रहे हैं। लेकिन दरअसल उन्होंने हिंदी में अपनी अभिव्यक्ति का सपना देखा और जिस तरह से इन 200 वर्षों में कूल किनारे तय करती हुई, न जाने कितनी सारी चुनौतियों को पार करती हुई हिंदी पत्रकारिता आज जिस मुहाने पर है, वह आप जैसे लोगों का होना हमारे लिए नई उम्मीदों का होना है, एक यकीन का होना है। तो माहुरकर जी, एक पत्रकारिता का बड़ा फलसफा आपने जिया, बड़ा अनुभव आपके पास रहा। तो मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले तो कि जहाँ खड़े होकर आपने पत्रकारिता के लिए कलम उठाई, तब आपके सामने एक बड़ी विरासत थी। सबसे पहले उस विरासत को कैसा देखते हैं और अपनी उपस्थिति को किस तरह से आप दर्ज करना चाहेंगे? पहली बात तो मैं थोड़ी सी बात जुगल किशोर जी शुक्ला की करूंगा। हाँ। तो उनका जो मोटो था जी कि समाज का हित में हमारा हित, जी, पेपर का हित, वो एक बहुत बड़ा एक मैसेज था जी, जिसको हम फोर्थ एस्टेट कहते हैं, पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जी। उस बात को उन्होंने उस टाइम पे देख लिया जी। आज से 200 साल पहले। आप समझे, ये एक प्रकाश डालने वाला पूरा कदम था। बेशक। पर आगे जो आए, एक बनारस अखबार आया, कई आए, फिर भारत हिंदू, हरिश्चंद्र आ गए, उनके 2 प्रकाशित हुए, समझे ना। तो ये सभी उसी स्पिरिट से गाइडेड थे, समाज का हित, देश का हित। और ये इसने इतना एक आंख फैलाई कि 1878 के अंदर एक नया कानून बनाना पड़ा ब्रिटिश को जी, इन पत्रकारों को रोकने के लिए। हाँ जी। बड़ा ड्रैकोनियन था वो। फिर भी वो जो आग थी वो रुकी नहीं। उसके बाद में फिर लोकमान्य तिलक आ गए, केसरी आ गया, मराठा आ गया, फिर गांधी जी आ गए जी। गणेश शंकर विद्यार्थी का पेपर आ गया, प्रताप, समझे ना। हाँ। तो कुल मिला के देखें तो वो जो उन्होंने एक विजन जो उन्होंने दी, देखिए ऐसा होता है कि कई बार आप पूरी किताब पढ़ लो, पूरी पिक्चर देख लो, लेकिन एक ही सेंटेंस ऐसा होता है जो आपको माइंड में, आप में एक रिवॉल्यूशन ला देता है। वो सेंटेंस वो था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, समझे ना। हाँ, नहीं, ये जो अभी आपने बात कही, इसमें जिस नई क्रांति की कल्पना उन्होंने की, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आती है निकल कर कि उसमें निर्भीकता। पत्रकारिता निर्भीकता से किया जाने वाला व्यवसाय, व्यापार, कर्म है जी। तो वो दुष्यंत कुमार कहते हैं ना कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग मगर ये आग जलनी चाहिए। अब ये जो आग का स्फुरण हुआ जुगल किशोर शुक्ला के भीतर, वो जिस ताप को लेकर हिंदी पत्रकारिता का कदम नाप रहे थे, आगे जाकर क्या आपको लगा कि वो ताप बरकरार रहा,
या धीरे धीरे अभी जो एक मार्केट फोर्सेस का जो एक प्रेशर आया है अभी जी, मार्केट ड्रिवन, जैसे कि मुझे याद है किरीट भाई भट्ट करके एक पत्रकार होते थे जो मेरे गुरु थे, विचार थोड़े लगते लेफ्टिस्ट टाइप के थे वो, और मैं तो पहले से ही थोड़ा सा मेरा राष्ट्रवाद की तरफ झुकाव उनका भी था, उनके राष्ट्रवाद को देखने का अंदाज अलग था थोड़ा, समझे ना आप। लेकिन मेरे गुरु थे वो, ईमानदार आदमी थे, है ना। वो हमेशा कहते थे कि ये एक जज की भूमिका है, और मुझे शब्द याद आते थे कि छोटेपन में जब मैं छोटा था उस टाइम पे एक संत ने मुझे पूछा क्या बनना चाहोगे, मैंने कहा जज बनना चाहूंगा। जब मैं पत्रकार बना तो मुझे वो अनुभूति हुई कि मैं कहने के जज तो नहीं बना, लेकिन जज की भूमिका में आ गया हूँ। वाह 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 वाह, आप समझे कि नहीं जी। और उसके बाद में एक बहुत बड़े देश के पत्रकार कहूँगा, पत्रकार जगत के बड़े व्यक्ति हैं, वो एक दिन मुझे कहते हैं कि इट्स ए प्रोडक्ट फॉर मी, ये मेरे लिए प्रोडक्ट है, जो मार्केट ड्राइव करेगा उससे ही मैं चलूंगा। जी जी, आप समझे, ये बहुत बड़ा अंतर है। आपने पत्रकारिता जब शुरू की तो कहाँ से शुरू की, कैसे की, किस अखबार से आप जुड़े? मैं इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ा, वही किरीट भाई भट्ट के हाथ के नीचे। हाँ, तो मेरे में वो एक निर्भयता आ गई, वो निर्भय व्यक्ति थे एकदम, करप्शन तो करते नहीं थे जी। तो मेरे में वो एक तत्व पहले से था थोड़ा बहुत। अच्छा। मैं देखिए छोटेपन में जब छोटे बच्चों को फैंटेसी आती है तो मुझे ये फैंटेसी आती थी कि मेरे जो गुरु हैं, मेरे जो कुल देवता हैं मार्तंड भैरव, जिसको महाराष्ट्र में बोलते खंडोबा, वो अगर प्रसन्न होकर मुझे वरदान मांगने को कहते तो मैं वरदान क्या मांगूंगा, मैं वरदान ये मांगूंगा मेरी 15 मिनट की भेंट आप करवा दीजिए छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ और 15 मिनट की महाराणा प्रताप के साथ। तो वो तत्व मेरे में था ही थोड़ा बहुत, समझे, लेकिन उनके आने से वो तत्व और भी स्ट्रांग हो गया, समझे ना आप। तो मेरा देखिए 2002 का वाक्य हुआ गोधरा वाला जी, 59 हिंदू मारे गए, हाँ, बाद में 700-800 मुसलमान मारे गए हिंदुओं द्वारा, ठीक है, एक बड़ा एक आग फैल गई, समझे ना आप। तो नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि जो गोधरा में हुआ वो भी गलत है, गोधरा के बाद हुआ वो भी गलत है जी। जबकि जो एक वामपंथियों का जो एक बड़ा एक ग्रुप था वो क्या मानता था, वो ऐसा प्रचार कर रहा था कि गोधरा भूल जाए, गोधरा के बाद का याद रखे जी। उसमें मेरी भूमिका बड़ी प्रमुख भूमिका थी। मैंने कोई नरेंद्र भाई को सपोर्ट नहीं किया है, मैंने देश को सपोर्ट किया है जी। जो देखिए मेरे मन में ये था कि भारत की आज़ादी हुई, भारत का विभाजन हुआ, है ना। उसके बाद में 60 साल तक गांधी जी का जो दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई उसका लाभ उठाकर इन्होंने प्रो मुस्लिम नीतियां देश पे ठोक मारी, वो 60 साल तक चलती रही। सावरकर की लड़ाई समान अधिकार की लड़ाई थी, सावरकर की लड़ाई हिंदुओं के लिए विशेष हक मांगने की लड़ाई नहीं थी, आपको ये समझना पड़ेगा जी जी। उनके शब्द बड़े कठोर होते थे, वो अलग बात है, लेकिन उनकी लड़ाई क्या थी, उनका जो हिंदू मैनिफेस्टो है वीर सावरकर का, वो क्या कहता है, वही कहता है कि आजाद भारत के अंदर, स्वतंत्र भारत के अंदर सभी धर्मों को समान अधिकार होगा जी। एक स्टेप और आगे जाता है और कहता है कि अगर मुसलमानों और क्रिश्चियनों की पूजा अर्चना में कोई बाधा डालता है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी और वो इंश्योर करेगी वो पूजा अर्चना वो अपनी तरीके से कर पाए। लेकिन स्वतंत्र भारत के अंदर अल्पसंख्यकवाद के नाम पे दूसरा भारत बनने की, दूसरा देश बनने की अनुमति नहीं देगा। 60 तक क्या चला, 60 तक ये चला। आज स्कूल है, एक स्कूल है, एक हिंदू स्कूल प्रस्तावित करता है जी, हाँ, तो वो पंडित नहीं रख सकता, गवर्नमेंट सपोर्टेड स्कूल है तो पंडित नहीं रख सकता गीता पढ़ाने के लिए। एक मुसलमान या क्रिश्चियन स्कूल स्थापित करता है माइनॉरिटी लॉ के तहत, तो वो फादर और मौलवी को रख सकता है जी, जी। किस टाइप का ये कोई समान अधिकार है जी। उदय अच्छा, जी, आप इतने मंदिर टूटे मध्यकाल के अंदर, उसके बाद में भारत के एक मुसलमान तबके ने पाकिस्तान ले लिया हमसे, उसके बाद में हमको राम मंदिर ना मिले 1947 में। उदय जी इन मुद्दों पर मैं आऊंगा, लेकिन अभी हम ये बात करने जा रहे हैं कि ये घटनाक्रम है, ये चुनौतियां हैं जो पत्रकारिता के सामने आती है, लेकिन एक भाषा के स्तर पर, विश्लेषक के स्तर पर और अपनी अभिव्यक्ति के स्तर पर जिस तरह से आज हमारी पत्रकारिता को होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि उदंत मार्तंड ने जिस तरह से अपनी सौगंध हिंदुस्तानियों के हित के हित, वो जो टैगलाइन हम सुनते हैं, क्या आपको लगता है कि आज वो शपथ, वो सौगंध, वो संकल्प आपको दिखाई देता है? वो संकल्प से हम काफी हद तक दूर हो चुके हैं। कैसे? क्योंकि नैरेटिव और चल रहा है, या तो ये अच्छा है या तो वो अच्छा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छे आदमी भी गलती हो सकती है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार जो पूरा जो माहौल बना देश के अंदर,
एक मार्केट ड्रिवन जो पूरा एक फोर्सेस आपने अलाउ की वेस्ट से, भाई गलती तो हमारी है जी। आज पेपर के अंदर कोई आदमी गाड़ी देखता है या कोई ऐसा कोई सौंदर्य साधन देखता है, समझे ना आप, तो उसका माइंड उसमें अटका रहता है, आप समझे जी। तो जो हमने एक भौतिकवाद को अपनाया बड़े तौर पे, मैं नहीं कहता कि मानव जाति भौतिकवाद से दूर रह सकती है, लेकिन उसको कंट्रोल तो कर सकती है। भौतिकवाद को हम सरेंडर हो गए जी जी जी, और उसकी असर फिर हमारे पत्रकार जगत पे भी पड़ी। जी जी, आप समझे, जब समय मुझे बुरा ही लगता है कि नैरेटिव और ऐसा चल रहा है कि भाई मेरा नेता गलती कर ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है ये? नहीं, इसमें बात आती है उसमें देखिए पार्टी का सपोर्टर उसमें भाग ले सकता है, पर पत्रकार भी उसमें शामिल हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पर एक बात ये आती है कि पत्रकारिता पहले मिशन थी, एक आंदोलन थी। हाँ, मिशन वहां से चली, आजादी तक वो मिशन रहा, आजादी के बाद 10-15 साल तक मिशन रहा, बाद में मिशन वाली बात खत्म होने लगी। लेकिन संविधान ने जिस तरह से उसको जो वरीयता प्रदान की है वो बिल्कुल चौथे स्तंभ के रूप में की है। बिल्कुल। तो आज भी यदि हम बात करते हैं तो चौथे स्तंभ का मतलब यह था कि जनता की आवाज, ये सोसाइटी के कंसर्न जितने भी हैं उन सारी की सारी चीजों का पैरोकार जो है वो एक पत्रकार को होना चाहिए। आज की स्थिति ये है कि हमारा प्रिंट मीडिया तो अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन जिस तरह से हमारे यहाँ मीडिया में अलग अलग आयाम हो गए हैं, एक जो शब्द ध्वनियों में तैरता हुआ रेडियो के माध्यम से पहुंचा, उसके बाद तो अब दृश्यों के माध्यम से चीजें आ रही, दृश्यों के भी कितने सारे विभाग, समय बड़ा खतरा है। ये सोशल मीडिया जो आ गया है उसके बारे में आप भी उससे जुड़े होंगे, आपके आगे की जनरेशन भी जुड़ी, उसके बारे में मैं चाहूंगी निर्मम होकर आप निष्पक्ष होकर। सोशल मीडिया के दो पासे हो गए, वो सच्चाई भी पेश कर रहा है, गलत भी पेश कर रहा है, नैरेटिव भी चला रहा है। नैरेटिव का समय बड़ा माध्यम आजकल सोशल मीडिया है जी। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की समय बड़ी जो वो एक जिसको बोलूंगा एक चैलेंज है, वो है टीआरपी। अब एक टीवी वाला गलत न्यूज चला के टीआरपी अपनी बढ़ा रहा है, आप भी उसमें ज्वाइन हो जाओगे कि नहीं मेरे टीआरपी बढ़े। टीआरपी नहीं, देश बड़ा है, देश के लोग बड़े हैं। ये न्यस्त स्वार्थों के चलते ये सारी चीजें हो रही हैं। इस पर कब क्या कैसे सोचा जाए और एक सर्वसंगत रास्ता निकाला जाए। दरअसल इन्हीं चीजों को जांचने परखने के लिए ये हिंदी पत्रकारिता की 200 सालों की यात्रा पर ठहर कर आज यदि मान लो 3 दिनों का ये उत्सव रचा गया है, जहां पर आप जैसे सारे प्रबुद्ध लोग आए, देखें, सोचें, नई पीढ़ी, छात्र पीढ़ी जो पत्रकारिता में अपना सुनहरा भविष्य देखने के स्वप्न के साथ में आई है। आपको इस आयोजन को लेकर क्या उम्मीदें हैं? नहीं, ये आयोजन तो मैं मानता हूं कि हिंदी पत्रकारिता पे ये सब में अच्छा आयोजन अभी तक का। जी, थोड़ा ज्ञान रखता हूं मैं इसके बारे में, इसके लिए कह रहा हूं कि सब में अच्छा आयोजन है, क्योंकि इसमें विजय मोहन तिवारी जी और उनकी पूरी टीम ने इतना विजन बताया है इसके अंदर। आप देखिए, कोई ऐसा पासा नहीं है जिसको उन्होंने छुआ ना हो। जी जी जी, कार्टूनिस्ट ले लिए, समझा आप? हाँ, प्रदर्शनियां हैं, अलग अलग विषय, और जो छात्रों के द्वारा जो काम करवाया जी, जो पत्रिकाएं हमको आज दी गई, समझे ना आप? हाँ, बहुत बड़ा काम है ये। जी जी जी, इतना ही है कि हमें इनको नेशन फर्स्ट की एक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जी, मानसिक ट्रेनिंग, नेशन फर्स्ट। हाँ, मुझे लगता है कि 3 दिनों में ये सारी चीजें चूंकि नेशन फर्स्ट। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं वीर सावरकर मेरे आदर्श पुरुष हैं आधुनिक युग के अंदर, समझे ना आप? मैं वीर सावरकर की भी मैं टीका करता हूँ कुछ चीजों में, ऐसा नहीं है, समझे ना आप जी। तो जब 240 सीट हो गई एनडीए की, तो मुझे पूछा गया, अर्नब गोस्वामी ने पूछा मुझे कि आप क्या मानते हो? मैंने कहा इसके अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन 2 कारण प्रमुख हैं। एक, सरकार द्वारा ईडी और सीबीआई का आवश्यकता से ज्यादा उपयोग मात्र विरोध पक्ष के सामने, और दूसरा, उनमें से जो लोग पार्टी में आ गए उनके केस बंद कर देना। इसमें जो डिफरेंस था विरोध पक्ष का और रूलिंग पक्ष का, वो डिफरेंस एकदम कम हो गया। जी जी, ये निर्भयता से मैंने कहा, कोई एंकर ने ये बात नहीं कही है। मैंने अकेले नहीं कही है, कोई एंकर ने इस बात को उठाया नहीं। ठीक है। उदय जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि आप भारत के सूचना आयुक्त रहे हैं। एक सूचना आयुक्त की हैसियतें अपनी होती हैं, उसके अधिकार होते हैं, लेकिन एक बड़े दृष्टा के रूप में भी वो होता है। उसके सामने समाज बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट तस्वीर समाज की होती है। आपके वहाँ रहते हुए संक्षेप में बताएं कि कौन सा एक महत्वपूर्ण काम आप मानते हैं कि आप जब वहाँ थे
आपकी भूमिका के चलते वो संभव हो पाया? 2-3 काम मैंने महत्वपूर्ण काम किए, 2 या 3 किए, 4 भी किए होंगे। एक तो एक बड़ा प्रश्न था डिस्पोजल पे, डिस्पोजल ऑफ केसेस, जो भारत की संपूर्ण जुडिशरी के लिए भी चैलेंज है, वो वहां पे भी चैलेंज था, है ना। मैंने 3 साल के अंदर 14,400 अपील डिस्पोज की, जो अभी तक का कमीशन का रिकॉर्ड है जी। कोई भी सूचना आयुक्त ने 3 साल के टेन्योर में 14,000 टच नहीं किया है अभी तक। एक बड़े मेरी उपलब्धि थी। मैंने एक नया रास्ता बताया कि आप कर सकते हो जी, फास्ट डिस्पोजल, ठीक है। दूसरा, मेरे सामने पावर सेक्टर आया। पावर सेक्टर मैं छोटे में से ऐसा मानता हूं, जो मैं नया पत्रकार था, कि पावर सेक्टर के अंदर करप्शन बहुत है। पावर सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन है, क्योंकि पावर सेक्टर में आपका कोई तरीका ही नहीं है चेक करने का। जो भी आप करप्शन करते हो, किसको भरना पड़ता है? कंज्यूमर को भरना पड़ता है ना जी, जनता पर यूनिट कॉस्ट ही भरेगी, जनता को ही भरना पड़ता है। तो मेरा ये बड़ा, तो उसमें भी मैंने बहुत अच्छे जजमेंट्स दिए, पावर सेक्टर के अंदर दिए। अच्छा। फॉरेस्ट को लेके दिए बहुत अच्छे। और एक मैंने मेरे पास इंश्योरेंस आया था सेक्टर 1 साल के लिए, वो काम मैंने बड़ा अच्छा किया था। देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर मैं ऐसा मानता हूं पहले से कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो हमारी प्रगति का जो मार्ग है उसका एक मुख्य अंग है। मेरा रेडी वाला है, वो 2 प्रमुख खर्चे बंद करके भी वो स्कीम लेता है इंश्योरेंस की, कि 10 साल के बाद मुझे 20 लाख मिलेंगे या 10 लाख मिलेंगे, समझे ना आप। जब वो जाता है तो उसको 10 की जगह 6 ही मिलते हैं, 12 की जगह उसको 16 ही मिलते हैं, अरे 20 की जगह 16 ही मिलते हैं, समझे ना आप। तो वो जो पॉलिसी के पीछे जो टेक्निकल कंडीशंस आती हैं उसके तहत ये लोग पैसे काट लेते हैं। जी जी। तो मैंने जब बहुत ही कठोर वर्डिक्ट देना शुरू किए, ऑर्डर देना शुरू किए, तो एक प्रमुख कंपनी है भारत की इंश्योरेंस की, उनकी डायरेक्टर मुझे मिलने आई। अच्छा। कि भैया आपका बहुत ही कठोर है आपका वलन। मैंने कहा, देखिए मैडम, मैं एक पूर्व पत्रकार हूँ, और ये बात मैंने उनसे कही कि मैंने बोला, आप लोग, मैंने कहा 10 में से 8 लोग ऐसे मिलेंगे मुझे सपोर्ट करने वाले कि हम जब लेने जाते हैं तो हमारे पैसे काट लिए जाते हैं टेक्निकल के अंदर। अच्छा, वो इतनी सारी कंडीशंस होती हैं फॉर्म के अंदर कि आप उसको पढ़ भी नहीं सकते। बिल्कुल, बड़ा। तो मैंने कहा, इसका मतलब कि आप जब पॉलिसी बनाते हो तो आपका आधार ये है कैसे कम देना, कैसे न देना। जी। जबकि भारत है, भारत के अंदर ये एक वेलफेयर मेजर है, समझे ना आप जी। तो वहां भी मैंने बहुत अच्छे ऑर्डर दिए। तो चलिए, बहुत बढ़िया, आपकी ये भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी। तो हमारे हक में जब भी जो भी हो, हमें वो भूमिका निर्वाह करनी चाहिए जनता के हित में। अंततः जनता की बात है, क्योंकि चौथा स्तंभ फिर मैं लौटता हूँ कि वो जनता का है। नई पीढ़ी के छात्र जो पत्रकारिता में आ रहे हैं, अगर उदय माहुरकर से 2-3 मंत्र लेना चाहें तो वो क्या होंगे? वो मेरी किताब है, मेरी पुस्तक जो है, आपको यहाँ कहना पड़ेगा, वही मंत्र होगा। ये मेरी जो पुस्तक है, माय आइडिया ऑफ, ये पत्रकारों के लिए ही है ये जी। ये इसमें मेरे गए 10 साल के लिखे हुए लेखों की किताब है। 1-2 बातें गिना दीजिए। माय आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट, रीडिफाइनिंग अनलॉयल नेशनलिज्म, मेरी राष्ट्र प्रथम की कल्पना, बिन शर्त राष्ट्रवाद की उचित परिभाषा। जी जी। इसका हिंदी संस्करण अब निकलेगा हाँ, कुछ दिनों के अंदर, है ना। इसके अंदर मैंने कई चीजें बताई ऐसी जो देश के सामने पहली बार आ रही है। जैसे कि वामपंथियों को हमेशा ये प्रयास रहता है कि अंबेडकर और जो राइट विंग वाले हैं उनको सामने सामने रखो, जबकि आप अंबेडकर के मूल विचार में जाओगे, आपको मालूम है अंबेडकर ने संस्कृत को सपोर्ट किया था। जी जी। समझा। तो अंबेडकर ने 370 का विरोध किया था, समझा। तो मैंने उसमें ये बताया कि अगर कोई से कम में कम अगर अंतर था उनका विचारों के अंदर, तो आरएसएस के साथ था। उनके विचार जो थे आरएसएस से एकदम करीब थे। जी जी। हिंदू कोड बिल के अंदर उन्होंने विरोध किया आरएसएस का, लेकिन वो कुल मिला के उनके विचार जो थे वो राष्ट्रवादी विचार थे, ऐसा मेरा मानना है। वो तो बात को मैंने प्रदर्शित बहुत किया। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, सावरकर का मैंने बताया कि सावरकर कैसे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह हैं। दूसरा, एक मैंने बहुत बड़ा इसमें योगदान दिया है अबुल कलाम आजाद और देवबंद स्कूल, पाकिस्तान की नजरों से। मैंने डॉक्यूमेंट इकट्ठा किए पाकिस्तान के आर्काइव्स में से, और प्रूव किया है कि देवबंद और अबुल कलाम आजाद ये जिन्ना को इसके लिए विरोध कर रहे थे। उनको लगता था कि जिन्ना जो है वो मुस्लिम पावर को डिवाइड कर रहा है। जैसे कि अबुल कलाम आजाद के खास दोस्त, जमाते उलेमा हिंद के संस्थापक
अहमद हुसैन मदनी ने 1945 में देवबंद कॉन्फ्रेंस दिल्ली में क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिन्ना जो है कि पाकिस्तान मांग के इस्लाम की बहुत बड़ी कुसेवा कर रहा है। हमारा तबलीग करने का हक, तबलीग मतलब प्रीचिंग इस्लाम विद ए व्यू टू कन्वर्ट, हमारा तबलीग करने का हक जो है पूरे भारत पे है, उस हक को ये डिवाइड कर रहा है। जी जी उदय जी, बिल्कुल आपकी किताब भी दूसरी किताब सारी तक़वीतुल ईमान नाम की किताब। एक मिनट में आपका लेना चाहूँगा, बीच में किताब के पन्ने बहुत सारी बातें कहते होंगे, यहाँ में विश्राम लेना पड़ेगा क्योंकि दरअसल इन पुस्तकों में कुछ ऐसी बातें लिखी होती हैं जो बैठकर गुनकर सुनकर धीरज के साथ ही उनका मनन किया जाना चाहिए। लेकिन एक लेखक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में जो एक लंबी पारी आपने खेली है, जिस निर्भीकता के साथ और जिस विश्लेषक दृष्टि के साथ, हम उसका मान करते हैं। और आप हमारी आज की इस संवाद श्रृंखला में, हमारे इस पॉडकास्ट में आपकी एक अहम वैचारिक उपस्थिति के साथ आपने निश्चित रूप से हम सबके लिए और नई छात्र पीढ़ी के लिए एक बहुत मार्गदर्शक उपस्थिति दर्ज की है। आपके पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। खूब धन्यवाद आपका।